हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जानते ही हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा सीटेट सीडीपी का प्रीवियस ईयर का सेट है। आप ये मानकर चलिए फ्रेंड्स कि ये एक मैराथन क्लास है जहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब मैं इतना श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये है आपका अगस्त 2023 का पेपर। और इस पेपर में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पेपर ना आपका ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई पूछे थे। तो मॉडरेट लेवल का पेपर था। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि पहले तक का अगर आप सॉल्व करेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो उसमें क्वेश्चन आपको ईजी मिलेंगे। लेकिन अब जो है आपका पेपर थोड़ा सा हाई होता जा रहा है। तो किस लेवल के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को डिटेल में एक एक करके समझेंगे। आप जानते ही हैं यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। वो लगभग 1 घंटे की वीडियो है और उसमें मैंने आपका 30 क्वेश्चन का सेट कराया है। वो भी हमारा प्रीवियस ईयर का सेट था। वो वाला भी आप लोगों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं सीडीपी का पीवाईक्यू का सेट। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, अगर आप सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, देन आप नोट्स को परचेज़ कर पाएंगे। देखिए, बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम होने में, आप अपनी प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो अब रिवीजन का टाइम है, लेकिन जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो टाइम से कर लीजिएगा। अभी भी आपके पास 1 महीना है, आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपकी स्ट्रेटेजी जो है एकदम सही होनी चाहिए। तो अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स चाहते हैं कंसाइज वे पे, तो आप नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास और लगा लेते हैं ये वाला सेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्ग्राफिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक भाषण विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां करना है। दूसरा है, यह एक गतियुक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधिता है। तीसरा ऑप्शन है, यह एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता है अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। और चौथा है, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना घुमा करके ऑप्शन दिया है। आप सभी जानते हैं डिस्ग्राफिया एक अधिगम विकार है और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है। जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, तो हम कहते हैं बच्चे को क्या है, डिस्ग्राफिया है। ठीक है। अब किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसीलिए ऑप्शन बहुत घुमा करके इस बार पूछे हुए थे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है भाषा विकार है, बच्चे को बोलने में त्रुटि होती है, बच्चा हकलाता है, तो ऐसा तो इसमें नहीं होता। गतियुक्त विकार यानी कि फिजिकल कोई डिसऑर्डर है, नहीं है। ये एक तंत्रिकीय विकार है, देखिए इसे ध्यान से सुनिए। तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। बस हमें आंसर मिल गया। यहाँ पर डायरेक्टली बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि ऐसा लिखा है कि बच्चे को अक्षर और आकार को बनाने में कठिनाई होती है। तो सिंपली अक्षरों को बनाने में, आकार को बनाने में कठिनाई है, तभी तो हम कहते हैं लिखने में प्रॉब्लम है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डिस्ग्राफिया है। ठीक है। तो हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन 3। बाकी 4th कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ये ध्यान का अभाव और आवेगशीलता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ सुनने को मिल सकता है, आप अवॉइड करते हुए चलिएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास में, तो वहाँ से बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है। इसीलिए मैंने पहले सोचा था कि आज क्लास में नहीं ले पाऊँगी, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी कि क्लास को कंटिन्यू करिए, हमें बहुत हेल्प मिल रही है। तो मैंने सोचा जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जो सीरियस हैं, वो तो वीडियो देखेंगे ही, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और देखिए, आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बताया, लेकिन हाँ काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आंसर बताना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला है विभेदित निर्देशन, दूसरा है संवर्धन, तीसरा है त्वरण या गतिवर्धन और चौथा है आपका विसर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? जो तीव्र गति से आगे बढ़ाएगा वो होता है फ्रेंड्स आपका एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण, जिसे हम क्या कहते हैं, गतिवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, इस बार का पेपर जो था ना, थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा टफ लग सकता है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए? टीचर्स हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम्स। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पाठ्यचर्या में जो अनुकूलन करें। ठीक है, ये तो हमें सही लग रहा है ना, आपको भी सही लग रहा होगा, पाठ्यचर्या में अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। दूसरा है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। हाँ, ये भी सही है, टीचर के अंदर जो पूर्वाग्रह हो सकते हैं, बायसनेस हो सकती है, उसकी जांच करें। नेक्स्ट है विविधता को एक बाधा के रूप में देखना। देखिए नेगेटिव चीज़ आ गई ना, मैंने आपको टैग वर्ड्स कराए हैं, आई होप आप लोगों ने टैग वर्ड्स देख लिए होंगे सारे ही सब्जेक्ट के। तो उसमें मैंने आपको बोला भी था कि जो ये विविधता होती है ना, ये पॉजिटिव चीज़ होती है, ये एक बाधा नहीं होती है बल्कि एक संसाधन का काम करती है। ठीक है, अब ये कह रहा है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि देखिए विविधता क्या होती है ना, डाइवर्सिटी तो दुनिया में पाई जाती है, हर कोई व्यक्ति अलग अलग होता है, हर किसी का बिहेवियर, नेचर सब कुछ अलग होता है। तो जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि उस चीज़ को बाधा के रूप में लेना है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, 2 और 3, जो कि हमको दिख रहा है ये सेकंड ऑप्शन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ओके, व्हाइल डैश एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर predominantly important in infancy, dash agencies of socialization also become important in early childhood। तो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले शैशवावस्था क्या होती है, इन्फेंसी की स्टेज, जब बच्चा छोटा होता है। तो जब छोटा होता है बच्चा, तब जो है सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी? सिंपल सी चीज़ है, सामाजिकरण की प्राइमरी एजेंसी, प्राथमिक संस्था उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस टाइम बच्चा क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जा रहा है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में गया, तो उस स्टेज में सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, माध्यमिक को हम क्या बोलेंगे, इधर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यही वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड राइट होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी घुमाकर पूछा है, सिंपली आपसे क्या पूछा जाता है वैसे कि सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी है और द्वितीयक कौन सी है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है, प्राथमिक एजेंसी आपकी फैमिली होती है और द्वितीयक एजेंसी के अंदर आपका स्कूल, आपका पास पड़ोस, ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मॉडिफाई करके पूछ लिया कि जब बच्चा शैशवावस्था में है, यानी कि जब छोटा है, तो कौन सी अवस्था की सामाजिकरण की कौन सी संस्थाएं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जब वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो कौन सी संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी बच्चा छोटा होगा तो उसके लिए प्राथमिक संस्था सामाजिकरण की इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि कौन होती है, फैमिली होती है। ठीक है, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसकी सेकेंडरी एजेंसीज, यानी कि माध्यमिक को हम द्वितीयक एजेंसी भी कह सकते हैं, इसकी जगह द्वितीयक लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं करते। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे
भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा कह रहा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड कि लेव वाइगोत्स्की जो है ना 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? वो 3 चीज़ें हैं आपकी S, C और L। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। S मतलब सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज। तो ये समाज, संस्कृति और भाषा को महत्व देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, भाषा के संदर्भ में ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाषा विकास जो होता है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, यानी कि भाषा विकास सबसे पहले बच्चे के अंदर पैदा होता है और जैसे ही भाषा का विकास बच्चे में होगा तो उससे बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास भी अपना कर लेता है। ऐसा कहते हैं लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास, देखिए यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, ऐसा कहते हैं जीन पियाजे। आप नोट कर लीजिए। और जस्ट इसका जो अपोजिट है वो है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है, ऐसा कहते हैं वाइगोत्स्की। बस दोनों में डिफरेंस याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब ये हुआ, जीन पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है और उसके बाद भाषा का विकास होता है, और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले बच्चों में भाषा का विकास होता है और उसके बाद जाकर संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीक़ों से व्यवहार करना चाहिए? तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, ऐसा किस स्तर में कहा गया है, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है पोस्ट ऑपरेशनल लेवल यानी कि उत्तर संक्रियात्मक स्तर। नेक्स्ट है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, और प्री ऑपरेशनल। देखिए प्री ऑपरेशनल जैसी चीज़ तो इन्होंने बताई ही नहीं है। ये प्री ऑपरेशनल की बात तो जीन पियाजे करते हैं, है ना, तो इसीलिए ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। तो इसका राइट आंसर अब क्या होगा? देखिए कौन से स्तर पर लोग ये मानते हैं कि समाज की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? तो ये कहता है फ्रेंड्स हमारा कौन सा? पारंपरिक स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। अभिकथन आपको दिया है फ्रेंड्स कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। क्या आप ये मानते हैं? जी हाँ, हम ये मानते हैं कि मार्गदर्शन प्रदान कर सकती हैं। कारण इसका है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। जी हाँ, सामाजिक संपर्क से आप क्या करते हैं? चीज़ों को सीख सकते हैं और आपका डेवलपमेंट भी होता है। दोनों ही चीज़ें सही हैं। सोशल इंटरेक्शन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आपका लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें? सोशल इंटरेक्शन करें, समाज में लोगों के साथ बातचीत करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो अभिकथन है, असर्शन है, ये भी सही है और इसका जो कारण दिया है यानी कि रीज़न दिया है वो भी सही है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है, अभी हमने समझा, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? यानी कि अधिगम के लिए आकलन मतलब आप बच्चे का आकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन्हें कहीं पर कठिनाई तो नहीं हो रही है। आप ये पता लगाना चाह रहे हैं ताकि अगर बच्चे को कोई कठिनाई हो रही हो तो उस कठिनाई को एज अ टीचर आप दूर कर पाएँ और बच्चा और अच्छे से सीख पाए। ठीक है, ये एम होता है किसका? अधिगम के लिए मूल्यांकन का, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का। अब इसके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा तो इसका लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य अभी मैंने आपको बताया है ना।
और वैसे भी देखिए वर्गीकृत मतलब क्या होता है, बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है, ये सही हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। जी नहीं, बच्चों को ग्रेड देना कभी भी लर्निंग का जो एम है वो नहीं होता है। ये कह रहा है विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना, कभी भी नहीं। मानक जैसी जो चीज़ होती हैं यानी कि स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हमेशा नेगेटिव मानी जाती हैं, ठीक है। बच्चों की तुलना नहीं करनी है, बल्कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना यानी कि फीडबैक देना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। यानी कि उनके अधिगम में आप सुधार कर सकते हैं, जहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आप पता करेंगे, और बच्चे कैसा काम कर रहे हैं बच्चों को आप क्या देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, उसके लिए फीडबैक देंगे। तो ये एम होता है अधिगम के लिए आकलन का, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? बताइए कौन से आयु वर्ग की बात यहाँ पर पूछी हुई है। अब देखिए बात क्या हो रही है, चुटकुले और पहेलियाँ, ठीक है, जोक्स और रिडल्स जो हैं वो कौन से बच्चे कर सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा बड़े होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। 7 ईयर के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो आपकी जो पहेली पजल्स वगैरह हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कौन से दृष्टिकोण से आलोचना करी है, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, दूसरा है नारीवादी दृष्टिकोण से, तीसरा है आनुवंशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, और चौथा है केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो देखिए कैरल गिलिगन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थी। ये जो है ना कोहलबर्ग की ही एक स्टूडेंट रही हैं, यानी कोहलबर्ग की ही एक शिष्या रही हैं कैरल गिलिगन। कैरल गिलिगन कहती हैं कि जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बॉयज़ के सैंपल लिए थे, उन्होंने गर्ल्स के सैंपल को नहीं लिया। इसीलिए कैरल गिलिगन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया, इनकी आलोचना करी और कहा कि इन्होंने क्या किया, जेंडर बायसनेस थ्योरी है। कैसी थ्योरी है, जेंडर बायस्ड थ्योरी है, ठीक है, जेंडर बायस्ड थ्योरी है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स के पर्सपेक्टिव को इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के सैंपल को लिया था। तो इसीलिए नारीवादी दृष्टिकोण से यानी कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत की आलोचना करी थी, ठीक है। मैंने आपको पूरी स्टोरी भी बता दी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था, तो यही रीज़न था, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं ना हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, आज आप लोगों को भी फील हो रहा होगा, क्योंकि सामने पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कल हम बात करेंगे, कल आपके लिए डिटेल्ड वीडियो आएगी, इससे लॉन्ग वीडियो आएगी अप्रॉक्स 1 घंटे की, जहाँ पर हम अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल सकें। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि टेलीग्राम में हर एक अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करी जाती है। और आज आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताएं कि यस आपको वीडियोस पसंद आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स आप ज़रूर से देख के जाइएगा, क्योंकि टैग वर्ड्स ना आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है, जो कि हमेशा दिलाता भी है। सारी क्लासेस मैंने आपकी ली हुई हैं, आप चैनल पर जा कर के सभी क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैराथन क्लास रहेगी, उसके लिए आप लोग सभी रेडी रहिएगा। इस क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।